स्पेन वर्सेस जर्मनी का रिव्यू शुरू करने से पहले कुछ हरामजादों से बात हो जाए भाई। और ये पूरे फैन बेस के लिए बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये सिर्फ उन बंदों के लिए बात कर रहा हूँ, उन फुटबॉल के सो कॉल्ड फैंस के लिए बात कर रहा हूँ, उन फुटबॉल के कुछ हरामियों के लिए बात कर रहा हूँ जो प्लेयर की इंजरी देख के खुश होते हैं भाई। ठीक है, कल जब क्रूस ने पेड्री पे चैलेंज मारा, वो चैलेंज करेक्ट येलो था, बिल्कुल क्लियर येलो। और जब मैंने उसका रिप्ले देखा था ना, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं स्पेन के कोच के उसके स्टेटमेंट सुनने के बाद ये बात बोल रहा हूँ, नहीं। कल जब मैंने उसका रिप्ले देखा चैलेंज का, टोनी क्रूस का पेड्री पे, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आई कि क्या ये पोटेंशियल रेड कार्ड हो सकता था। लेकिन भाई, अगर मेरे दिमाग में ये बात आई है और हर बंदे के दिमाग में ये बात आई है, ठीक है, तो जाहिर सी बात यह है कि कम से कम वो येलो कार्ड तो था ही। अगर इसकी टेक्निकलिटी भी हम डिस्कस करने बैठे हैं तो पेड्री काउंटर पे था, ठीक है, मिडफील्ड से बॉल आगे जाती, फाइनल थर्ड में जाती और वो अटैक बनता, तो यानी कि एक क्लियर अटैकिंग अपॉर्चुनिटी को क्रूस ने रोका तो ऑटोमेटिकली येलो बन गया, करेक्ट। और इस पॉइंट को भी अगर मैं हटा देता हूं और वहां पे सिर्फ ये देखते हैं कि टैकल की इंटेंसिटी क्या थी, और उस इंटेंसिटी के बेस पे भी ये टैकल कम से कम येलो तो था ही, और पोटेंशियल रेड के लिए चेक होना चाहिए था। जो टेलर जो रेफरी है, वो कौन से नशे में था, कौन से में नहीं था। इसके बाद जब क्रूस ने यमाल पे चैलेंज किया, फुट पे फुट क्लियर येलो होता है भाई, और पूरा फुट नहीं, इतना भी आ गया ना, वो क्लियर येलो कार्ड होता है। लेकिन उसको वहां भी येलो नहीं दिया गया, तो मुझे समझ नहीं आता। अब ये पॉइंट भी हो सकता है कि भाई इतने बड़े मैच में फिजिकलिटी तो होगी, इसलिए छोटी छोटी बात पे हम येलो कार्ड नहीं दे सकते। तो जब छोटी छोटी बात पे येलो कार्ड नहीं दे सकते, तो बाद में जितने भी फाउल्स होने शुरू हुए थे, हल्का सा फाउल येलो, हल्का सा फाउल येलो, हल्का सा फाउल येलो, तब क्या हुआ? तब कहाँ गई थी ये इंटेंसिटी वाला प्रिंसिपल? तो यानी कि किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रिंसिपल को देखा जाए तो ये येलो कार्ड बनता था क्रूज पे। क्योंकि इससे क्या होता है ना, जब आप येलो नहीं देते हो तो प्लेयर्स को ऐसा लगता है कि भाई हमें कुछ नहीं मिल रहा, हम और इंटेंसिटी के साथ टैकल मारते हैं, हद से हद क्या होगा, चोट लगेगी तो येलो ही मिलेगा। तो अगर आप पहले येलो दे देते हो ऐसे रफ चैलेंजेस पे, मैं खुद मानता हूँ कि ज़्यादा सॉफ्ट चैलेंजेस पे या फिर 60% चैलेंज पे येलो नहीं दे सकते इतने बड़े मैच में। लेकिन भाई जब टैकल एक मैच एंडिंग हो, ठीक है, टैकल आपको लॉन्ग टर्म इंजरी पे डाल सकता है। पेड्री चला गया ना बाहर, पूरा यूरोस खत्म हो गया, यानी कि वो चैलेंज तगड़ा था, हम जैसे अंधों को दिख रहा था भाई, तो उसको नहीं दिख रहा होगा। तो मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था भाई, चैट्स में देख रहा था, मैं कुछ यूट्यूबर्स की स्ट्रीम देख रहा था, उसमें मैंने चेक किया तो नीचे लिखा हुआ था क्राई बारका डॉग्स। क्राई बारका डॉग्स सिर्फ इसलिए कि हमने ये बोला कि वो एक येलो कार्ड था। क्या वो येलो कार्ड नहीं था? और अगर वो येलो कार्ड तुम्हारे हिसाब से नहीं था तो भाई थूकता हूँ तुम्हारी फुटबॉलिंग नॉलेज पे। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सिर्फ उन सेलेक्टेड फैंस पे है जो इंजरी पे भी मॉक कर रहे हैं। मतलब भाई टॉक्सिसिटी होनी चाहिए, पर इस लेवल की नहीं कि किसी का करियर खराब हो जाए और तुम उस पर भी टॉक्सिसिटी फैला रहे हो। महाभारत का युद्ध भी ना, रात को सोते थे लोग, उस टाइम अटैक नहीं करते थे, तो एक इंसानियत वहां भी थी। तो भाई यहाँ तो इंसानियत बिल्कुल ही खत्म हो गई है भाई, लोगों की इंजरी पे लोग खुश हो रहे हैं। तुम जैसे फैंस की वजह से ही तुम्हारे आइडल सफर करते हैं, और जब वो सफर करते हैं तो उनको मॉक किया जाता है, वर्ल्ड कप में भी रोते हुए निकलते हैं वो। और तुम जैसे लोगों की वजह से ही वो वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाते, क्योंकि उनका फैन बेस ही इतना घटिया है। उनको पता है मैं साला खांसूंगा भी ना तो बोलेंगे वाह भाई क्या खांसा है, तो उनको कुछ करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, ठीक है। और एक ये है, ये तुम्हारा बाप जो खड़ा है ना यहाँ पे, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लिफ्ट करके उसको चूम रहा है, ये सिर्फ इसकी अकेले की मेहनत नहीं है, ये हम लोगों का भी कॉन्टिन्यूस सपोर्ट है, हम लोगों की कंस्ट्रक्टिव एक क्रिटिसिज्म है, जिसके बेस पे मेसी ने काम किया अपने आप पे, और ये बंदा मैन ऑफ द टूर्नामेंट बना वर्ल्ड कप 2022 में भी, ठीक है। और ये बंदा वर्ल्ड कप उठा के लाया, और आज हम चौड़े में बैठे हैं। और हमेशा मेसी ने तो यार इतना वर्ल्ड कप का फायदा उठाया ही नहीं जितना हमने उठाया है उसके हेटर्स को ट्रोल करने के लिए, राइट। लेकिन तुम सालों वो भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम लोगों की इंजरी पे खुश होते हो। और तुम्हें बता दूं हमारा नेचर क्या है, हम बारसा फैंस का नेचर है, हम किसी की ना इंजरी पे हंसते नहीं है, उसको मॉक नहीं करते हैं। जब 2016 में रोनाल्डो 25वें मिनट में बाहर हो गया था ना इंजरी से, इन हरामखोरों को तो ये भी नहीं पता होगा वो 25वें मिनट में बाहर हुआ था, नकली फैंस को, तब भी हमने उसको मॉक नहीं किया था, ना ही उसकी इंजरी पे हम हंसे थे। हमने सिर्फ ये कहा था कि यार जब लड़ाई होती है ना फाइनल्स की, सेमीफाइनल्स की, हर प्लेयर फिट रहना चाहिए, क्योंकि टॉक्सिसिटी भी किसी की जान से ऊपर, किसी के करियर से ऊपर नहीं हो सकती। तुम सालों गटर में अपना मुंह दिए रखो, तुम ऐसे ही रोगे, तुम ऐसे मुंह चुरा के भागोगे, और हमारा बंदा हमें ऐसे प्राउड कराएगा और हम छाती चौड़ी करके फुटबॉल देखेंगे। अब बात करते हैं भाई कुकुरेला की पेनल्टी कॉल की। मेरे हिसाब से वो पेनल्टी 60% नहीं थी, 40% थी। 40% अगर आप बोलते तो वो इसलिए थी क्योंकि हाथ यहाँ था, लेकिन अब अगर आप देखते हो तो हाथ अगर यहाँ से अंदर आ रहा है तो वो यानी कि अपनी नेचुरल पोजीशन पे आ रहा है, वो बंदा बॉल को
हाथ लगाने के लिए नहीं जा रहा है, क्योंकि वो अपनी बॉडी के पास हाथ लेके आ रहा है, तो इस हिसाब से वो पेनल्टी नहीं थी। लेकिन अगर यही हाथ बॉडी से वो बाहर लेके जाता, अननेचुरल पोजीशन में लेके जाता और फिर बॉल लगती, तो 100% वो पेनल्टी थी। तो इस चीज़ को भाई मैं पेनल्टी नहीं मानता हूँ। बाकी आप लोगों की राय क्या है मेरे को बताना कुकुरेला की पेनल्टी पे। अब बात करते हैं स्पेन वर्सेस जर्मनी के पूरे गेम की शॉर्ट में। स्पेन और जर्मनी भाई दोनों खेले मर्दों की तरह, दोनों टीमें मर्दों की तरह खेली, और इस बात पे ना प्राउड होता है यार। ऐसा नहीं कि वन साइडेड गेम हो जाए, इतना बड़ा गेम, एक फाइनल लेवल का फिक्सचर जब क्वार्टर फाइनल में आता है ना भाई, तो भाई इट्स अनलकी फॉर वन टीम, कोई तो टीम बाहर होगी, ठीक है। और जैसे ये बाहर हुई है तो जर्मनी को भी अपनी चिन्हप रखनी चाहिए भाई, क्योंकि जर्मनी ने जो फाइट दी है शुरुआत के 50 55 60 मिनट में भाई स्पेन ने डोमिनेट किया। स्पेन ने जब डोमिनेट किया तो भाई बिल्कुल एक लेवल पे खेल रही थी स्पेन, और गोल होने के बाद पता नहीं यार स्पेन को क्या हुआ, सब बोल रहे थे, इंक्लूडिंग आप भी बोल रहे होंगे कि स्पेन को सेकंड गोल स्कोर करना चाहिए, क्योंकि जर्मनी का होम क्राउड है और जर्मनी कभी भी गोल मार सकती है भाई, काबिलियत है उस टीम में। तो जब लगातार कोई तुम्हारे दरवाजे पे नॉक कर रहा था और स्पेन सिर्फ डिफेंसिव खेल रही थी, और जहां पे वो काउंटर अटैक पे तोड़ भी सकते थे ना, वो वहां भी हॉरिजॉन्टल या बैक पास कर रहे थे सिर्फ डिफेंसिव और बॉल कीप करने के लिए। ये ज़्यादा देर चलने वाला था नहीं। और जब 89 मिनट में जर्मनी का गोल आया तो मैं भाई बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं था, वो वेल डिजर्विंग गोल था, वो वेल डिजर्विंग गोल था। एज ए स्पेनिश सपोर्टर बोल रहा हूँ भाई। और जब एक्स्ट्रा टाइम में गेम गया मेरी हो गई फटनी चालू, क्योंकि ना हर टीम की एक तासीर होती है। स्पेन की तासीर है कि वो ग्राउंड गेम बहुत अच्छा खेलते हैं, ठीक है, लेकिन पेनल्टीज उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। लेकिन जर्मनी की तासीर क्या है, जर्मनी सेट पीसेस, पेनल्टीज, इन पे थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जर्मन प्लेयर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि उनके शूट्स भी अच्छे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि स्पेन के शूट्स कम थे, लेकिन एक ना तासीर की बात कर रहा हूँ टीम की भाई। स्पेन ने 119वें मिनट में मेरिनो के गोल से हौसले तोड़ दिए जर्मनी के। अब भाई उस गोल की अगर मैं बात करता हूं, क्योंकि उस टाइम जो था ना यमाल था पिच पे, ना निको विलियम्स था पिच पे, क्योंकि दोनों में से किसी एक को पिच पे रहना जरूरी था, क्योंकि इनके बेस पे जर्मनी को आप काउंटर पे खोल सकते हो, और काउंटर ना भी हो आपको स्पीड चाहिए विंग्स पे, जो कि खत्म हो चुकी थी। तो मेरी एक उम्मीद थी सिर्फ डैनी ओल्मो से और रोड्री से, और जो बाद में सब्स्टिट्यूट होकर आया था जोजेलू, उससे मेरी, या होजेलू जोजेलू जो आप बोलते हो, उससे मेरी बहुत उम्मीद थी कि भाई डैनी ओल्मो जब बॉल लेके आगे बढ़ रहा था, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि भाई डैनी ओल्मो तेरे से ही मुझे उम्मीद है, तू ही कुछ कर सकता है यहाँ पे। और वो शूट्स वूट्स ड्रिबल कर रहा था विंग पे। लेकिन जब डैनी ओल्मो ने क्रॉस डाला और मेरिनो का, आपने हेडर की क्वालिटी देखी, क्वालिटी ऑफ कोर्स आपने भी एनालाइज किया होगा कि जब हेडर मारते हैं तो भाई मैक्सिमम पैर यूं रहते हैं, ये पैर होता है और ये सर पड़ता है। उसका पैर एक पीछे था, यूं नहीं था, यूं पैर था और आगे वाला यूं था। एक बेस्ट पोजीशन जो एक हेडर के लिए हो सकती है टू जनरेट फोर्स अपने अपर एरिया में, हेड के एरिया में। और भाई जो उसने बाट करके भाई गोल मारा, स्पीड थी यार हेडर की, प्लेसमेंट थी यार, मजा आ गया देख के। क्योंकि अगेंस्ट नोया गोल देखना एक बारसा फैन को तो भाई बहुत पसंद है, और मेरे को भाई मजा आ गया। और सिर्फ इसलिए नहीं कि स्पेन जीती, क्योंकि ये परफेक्ट मेरे को फुटबॉल मैच देखने को मिला, पर ये अनलकी था कि दो में से एक स्ट्रॉन्ग टीम बाहर हो गई। तो फाइनली भाई स्पेन पहुंच गई भाई सेमीफाइनल्स में। अब बात करते हैं अगले मैच की, पोर्टुगल वर्सेस फ्रांस। भाई देखो, मैं मुकरता नहीं हूँ अपनी बात से। मैंने खुद कहा था प्रीव्यू में कि पोर्टुगल जितना इसको डीप लेके जाएगी, और पोर्टुगल जितना अगर बाई चांस पेनल्टी में पहुंच गई तो पोर्टुगल के चांसेस ज़्यादा हैं 58% टू विन अगेंस्ट फ्रांस। लेकिन भाई उल्टा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा हो गया। एक भविष्यवाणी सही होगी स्पेन की, एक गलत होगी पोर्टुगल वाली। लेकिन अगर मैच की बात करते हैं तो पोर्टुगल भाई पूरी हावी रही। फ्रांस का कीपर भाई उसने क्या सेव्स किए यार। एक तो ब्रूनो फर्नांडिस का किया था, ठीक है, उसके बाद रोनाल्डो की बैक हील भी उसने एक तरह से सेव कर ली थी। 2-3 सेव तो इतने खतरनाक थे जो कि क्लियर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी थे, और वहाँ पे गोल होना चाहिए था। लेकिन अगेन फ्रांस अपने बेस्ट पे ना होते हुए ओपन प्ले से गोल बिल्कुल नहीं मार पा रही है फ्रांस। किसी तरह वही ना मैटर करता है भाई, जीतना, वो जीत के पहुंच गए आगे। जाओ फिलिक्स ने पेनल्टी मिस की, लेकिन अगर एक बात करता हूँ यहाँ पे, लोग जाओ फिलिक्स को ब्लेम कर रहे हैं कि जाओ फिलिक्स की वजह से हार गए, जाओ फिलिक्स की वजह से हार गए। क्यों हार गए भाई? पेनल्टी में मुकाबला पहुंचाई क्यों रोनाल्डो? यार देखो ना, हमने मेसी को क्रिटिसाइज किया कि बड़े मैचों में वो गोल्स नहीं मार रहा था उस टाइम, और पेनल्टी उसने मिस की थी कोपा अमेरिका में, तो हमने उसके लिए सिर्फ मेसी को ब्लेम किया था। हमने किसी स्केप गोट को नहीं निकाला था कि नहीं भाई इसको। यही फर्क है एक मेसी फैन बेस में और रोनाल्डो फैन बेस में, कि जो मेसी फैन बेस है ना कंस्ट्रक्टिव थॉट्स देता है,
कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ देता है। लेकिन जो रोनाल्डो फैन बेस है वो रोनाल्डो की जो बैड परफॉर्मेंस है, उसकी नाकामयाबी है, वो बाकी प्लेयर पे मर देता है। एक बात बताओ, जब रोनाल्डो को क्रॉस मिला था, क्या हुआ था उस क्रॉस पे? अबे वो टारगेट पे भी नहीं था, और टारगेट छोड़ो, अगर ऊपर 6 गोल भी होते ना तब भी वो ऑन टारगेट नहीं था। क्लियर एक ऐसा टैपिंग जो गोल में जाना चाहिए था, रोनाल्डो ने उस पर छक्का मार दिया। तो इसके लिए आप जॉ फिलिक्स को ब्लेम करोगे क्या? रोनाल्डो की बात पे रोनाल्डो को ब्लेम करोगे? यार चाटो पर, इतनी चाटो ना कुछ जायज हो, चाट चाट के जीभ घस जाए, उसका कोई फायदा नहीं है भाई, फिर तो आदमी बोल ही नहीं पाता। तो जो गलती है वो गलती है। नूनो मेंडिस ने मिस किया, ठीक है, विटीनिया के चांसेस थे, इनको कौन ब्लेम करेगा यार? आते ही छूटते जॉ फिलिक्स को ब्लेम कर दो। क्यों? क्योंकि वो एक बारसा का प्लेयर पिछले सीजन में रह चुका है, तो उसको ब्लेम कर देते हैं। तो करो ब्लेम भाई, तुम ब्लेम करो। तुम ऐसे ही नाकामयाब होगे जब तुम जायज को जायज और नाजायज को नाजायज नहीं बोलोगे। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि जॉ फिलिक्स की गलती नहीं है, उसकी गलती है, लेकिन उससे पहले तुम्हें रोनाल्डो को भी ब्लेम करना पड़ेगा। अगर रीढ़ की हड्डी है तुम्हारी बातों में और रीढ़ की हड्डी है तुम्हारे थॉट्स में। अगला मैच है भाई सेमीफाइनल्स में स्पेन वर्सेस फ्रांस, करेंगे भाई उसका भी प्रीव्यू करेंगे। तब तक के लिए वामो स्पेन।